हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके ओके, आई थिंक सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं और सभी को जो है स्क्रीन दिख पा रही है। ओके, अब सभी लोग जो है, आपको अगर कुछ चैट करना है तो यू कैन चैट ऑन होस्ट। आपको होस्ट पे चैट करना रहेगा बच्चों, है ना। तो कोई भी अगर आपको मुझसे बात करनी है, यू कैन चैट ऑन होस्ट। ओके, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो विमल सर जो है, जो आपको अभी तक आईओसी पढ़ा रहे थे, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि उनकी थोड़ी सी तबीयत अनवेल है। तो उन्होंने अभी जो है फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए मुझे ये बैच सब्स्टिट्यूट करा है, यानी आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग ऑन हिज पार्ट कुछ दिनों के लिए। ठीक है, बट कल ही मेरी उनसे काफी बात हुई है, तो ही इज रिकवरिंग। वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे, बट ही इज नॉट दैट मच वेल कि वो लेक्चर ले पाए, है ना। तो इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए आई विल बी टेकिंग योर आईओसी लेक्चर। माय नेम इज प्रफुल्ल सिंघल। आपको जैसा कि दिख रहा होगा, मेरा नाम प्रफुल्ल सिंघल है। और आई थिंक जिन लोगों को वॉइस का इश्यू आ रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि अगर किसी को वॉइस का इश्यू आ रहा है तो अभी बच्चों थोड़ी देर में आप यूज टू हो जाओगे, बिकॉज व्हाट आई एम यूजिंग इज अ ब्लूटूथ। तो थोड़ी देर में आप यूज टू हो जाओगे। विमल सर की वॉइस आपको जैसे आती होगी, अभी थोड़ी सी वॉइस उससे अलग आ रही होगी, ठीक है। पर जो है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग इससे यूज टू हो जाओगे, ठीक है। और मैं ऑलरेडी जो है बच्चों 12th के बैचेस अभी LN प्लस पे लेता हूँ, तो आई एम क्वाइट सिमिलर कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, सो डोंट वरी, है ना। तो आई नो कि अभी सब कुछ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। अभी आप जैसे जैसे लेक्चर आगे चलता जाएगा, है ना, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। ओके, तो बच्चों मेरी कल जब विमल सर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पीरियोडिक टेबल वो शुरू कर चुके हैं, और आई थिंक लोदरमेयर वो करवा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, लोदरमेयर करवा चुके हैं। और कुशाग्र पांडे, अब बेटा आपको वॉइस नहीं आ रही है। ओके, तो लोदरमेयर वो करवा चुके हैं। तो ही हैज आस्क्ड मी
कि मैं मेंडलीव से शुरू करूं। मेंडलीव जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैं वहां से शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है। और बच्चों, एक चीज और उन्होंने कही कि जो क्वांटम नंबर वाला जो चैप्टर है, आई थिंक उसका कुछ डिस्कशन पेंडिंग है, तो सर ने कहा है कि वो सर खुद ही करवाएंगे। सर का ये कहना था कि सर हिमसेल्फ विल हैंडल द डिस्कशन पार्ट ऑफ क्वांटम नंबर। तो उन्होंने तो मुझे आगे पढ़ाने के लिए कहा है। बाकी उनकी तरफ से और जो इंस्ट्रक्शन आगे मुझे मिलते जाएंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करवा दूंगा। ठीक है। एक चीज और कि एक चीज और जो उन्होंने कही थी कि हाँ, नो ही इज एक्चुअली रिकवरिंग। बच्चों, काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर विमल सर कब से आएंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एज सुन एज ही विल रिकवर ही विल ज्वाइन अस। ठीक है। अच्छा, मेरा जो नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो माय नेम इज प्रतुल सिंघल एंड माय मोबाइल नंबर इज 9549577993। ठीक है। और बच्चों में कल आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं कल ही ऐड हो चुका हूं। ठीक है। मैं कल आप लोगों के जो TRY वाला जो बैच है, मेरा यही मोबाइल नंबर उसमें ऐड हो चुका है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुका है। ठीक है। तो जो है अपन आगे कंटिन्यू करते हैं स्टडी। ठीक है। ओके। तो द टॉपिक दैट आई एम सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम इज मेनली पीरियोडिक टेबल। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नाम है, हम इसको शॉर्ट में MPT कहेंगे, मेनली पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे आपको लोदरमेयर पढ़ाया, मेनली पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, इससे पहले शायद सर ने आपको डॉबराइनर भी पढ़ाया था। इट इज ऑल दी हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ डॉबराइनर भी पढ़ाया होगा ना बच्चों सर ने? प्लीज रिप्लाई। थोड़ा बहुत डॉबराइनर के बारे में बताया होगा, है ना? हाँ। तो ये जो है बच्चों, दिस इज द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है। इट इज जो पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुई, यानी आज जो अपन पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, सभी लोगों ने आज की पीरियोडिक टेबल देखी होगी, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो उसके आने से पहले पहले कितने तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए थे, कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था, ठीक है, वो सारी जानकारी अभी आप पढ़ रहे हो। ठीक है। कि किस तरह से जो है किस तरह से पहले तो जो है डॉबराइनर से भी पहले एक लेवोसियर आए थे, उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिवाइड करा था। फिर डॉबराइनर आए, फिर उन्होंने कहा कि भाई एलिमेंट्स का मैं एलिमेंट्स का ऐसे ट्राइड बनाऊंगा जिनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। और उन ट्राइड्स के अंदर आप ये देखोगे कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, पहले और तीसरे एलिमेंट के जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है। तो ऐसे उन्होंने कई सारी ट्राइड्स बनाई और उससे क्लासिफाई करने की कोशिश करी। ठीक है। फिर सर ने आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविटी बताया होगा, जिन्होंने म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग म्यूजिकल नोट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू करा था। कि भाई जैसे आपको सर ने बताया होगा सारे गामा पादा नहीं था, बताया था सर ने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बताया था क्या बच्चों? है ना? तो उन्होंने म्यूजिकल नोट के अनुसार ये कहा कि जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है, जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट है, वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये सब बच्चों हिस्टोरिकल पार्ट है कि कैसे अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे। ठीक है। मैं ये कहूंगा IIT वाइज या बोल सकते हैं जेई मेन जेई एडवांस वाइज, ये वाला जो सेक्शन है, स्पेशली मेंडलीव तक का जो सेक्शन है, ये इतना ज्यादा अभी तक पूछा नहीं गया है। इस पे इतने ज्यादा सवाल, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही कम सवाल अभी तक इस सेक्शन में से आए हुए हैं। ठीक है। आपको ज्यादातर जो सवाल है वो ऑब्वियसली बात है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल
और जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आपने इस चैप्टर का पूरा नाम सुना होगा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो इसके जो ज्यादातर क्वेश्चन मेंस और एडवांस में आज तक देखने को मिले हैं, ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन मेंस और एडवांस में देखने को मिले हैं वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और आगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो इसका पार्ट है उसके अंदर से हमें आज तक ज्यादा देखने को मिले हैं। बट फिर भी हमें पढ़ना तो सब कुछ है, तो मैं मेनली पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर जो थ्योरी है वो आपको लिखवाता जा रहा हूँ। आई होप सभी लोग साथ में पेन और कॉपी, जो आपकी मेन फेयर कॉपी है, सब लोग उसको लेकर बैठे हैं और साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन नोट साथ साथ। कई लोग जो है और चीजें भी पूछे, जैसे कोई और बुक, ये बेटा मैं सब इसके बारे में लास्ट में आपसे डिस्कस कर लूंगा कि आईओसी के लिए कोई और बुक क्या कुछ लेनी है। अभी अपन पढ़ लेते हैं इन सब के बारे में, अपन रैंडम चीजों के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अगर आप साथ साथ नोट्स बना पाओगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। बट हाँ, ये मैं आपको जरूर कहूंगा, ये मैं जरूर कहूंगा कि ये वाला जो स्पेशली चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये बच्चों आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है। योर एनसीईआरटी 11th क्लास एनसीईआरटी, 11th क्लास एनसीईआरटी दो पार्ट्स में, एक तो ग्रीन वाली बुक है और एक रेड वाली बुक है ना। तो ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, ओके। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें सभी लोगों से, मेरे मैं ये कहूंगा, ठीक है। In Mendeley periodic table, elements are arranged बेटा ये नोट्स भी शेयर होंगे, ठीक है, डोंट वरी। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर ये व्हाट्सएप पे शेयर होगा, मैं आपको वैसे तो एलएन प्लस पे तो अपलोड करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ आपका जो टीआरवाई वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर करूंगा। बट मैं कहूंगा कि अभी साथ साथ अगर आप लिख लोगे तो आप ही का टाइम सेव होएगा। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि अभी साथ साथ आप मेरे अगर साथ में लिखते चलोगे अपनी कॉपी में तो आपको वापस से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो साथ साथ आप लिख सकते हैं। So in Mendeley periodic table, elements are arranged in the order of इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो जैसा कि आप जानते हो मेंडलीव के टाइम तक, जब मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, उस टाइम तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ही वाज लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस कि उनको अगर पीरियोडिक टेबल बनानी थी तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार ही बनानी पड़ रही, ठीक है, क्योंकि उनके टाइम तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। If the elements are arranged in the order of atomic mass, then after a definite interval there is repetition in the property। ठीक है, ओके। मोहित दाक, मोहित एक स्टूडेंट है बेटा। आप जो है क्वांटम नंबर के डाउट अभी भेजने का कोई मतलब है नहीं। व्हाई आर यू सेंडिंग मी क्वांटम नंबर डाउट्स? अभी अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द चैप्टर। एक राज आर्यन है बेटा, डोंट सजेस्ट मी एनीथिंग, आप तो मुझे सजेशन मत दीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए और उसको अच्छे से समझिए। राज आर्यन, डोंट गिव योर प्रेशियस सजेशंस टू मी, ओके।
जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? ओके, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि मेंडलीव ने क्या अब सोचो, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो और आप लोगों ने अगर पुराना जो अभी तक पीरियोडिक टेबल में सर ने पढ़ाया है अगर आपको याद हो, तो ये तो कुछ न्यूलैंड जैसा ही है ना। न्यूलैंड ने भी तो यही करा था, अगर किसी को याद हो तो न्यूलैंड ने क्या करा था, ये लिखना मत, मैं जो भी ये लिख रहा हूं इसको आप नोट्स में मत लिखना, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए लिखा रहा हूं कि न्यूलैंड ने ये कहा था कि भाई लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है, सोडियम। अच्छा, न्यूलैंड के टाइम तक इनर्ट गैसेस नहीं आई थी, आप लोगों को ध्यान होगा, न्यूलैंड के टाइम तक इनर्ट गैसेस नहीं आई थी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, ठीक है। तो न्यूलैंड ने भी तो यही कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि भाई अगर लिथियम मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट है, तब आप 8 एलिमेंट गिनो। अब आप क्या गिनो? 8 एलिमेंट गिनो। अगर आप 8 एलिमेंट्स गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, कोई एक एलिमेंट कम हो गया क्या? हाँ, तो मतलब लिथियम से अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी वो क्या आएगी? सेम। जस्ट लाइक अगर ये सा है तो सा रे गा मा पा धा नी और फिर वापिस से सा रहा है, राइट? तो न्यूलैंड ने भी तो यही कहा था, तो न्यूलैंड का पर जो रूल है वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, कोई सोच पा रहा है क्या? फिर मेंडलीव ने इसी तरीके से, मेंडलीव ने भी यही करा है, मेंडलीव ने भी एटॉमिक मासेस के अनुसार एलिमेंट्स को जमाया है। तो मेंडलीव का रूल कैसे चल गया? मेंडलीव थोड़ा से स्मार्ट थे। मेंडलीव ने क्या किया बच्चों, अगर बहुत ध्यान से आप समझ पा रहे हो, मेंडलीव ने 8 नंबर नहीं दिया। लोदरमैन ने क्या गलती करी, ये सॉरी न्यूलैंड ने क्या गलती करी थी, उसने 1 और 8 दे दिया। न्यूलैंड ये मेंडलीव के अंदर देखिए, उसने कहा आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। अब वो डेफिनेट इंटरवल 8 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, वी डोंट नो। समझ पा रहे हो क्या? मेंडलीव ने, हाँ, मेंडलीव ने पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं दिया। बिल्कुल, आन्या आन्या यादव आप एकदम समझ गए। मेंडलीव डिड नॉट गिव अ पर्टिकुलर नंबर। मेंडलीव ने कहा एक डेफिनेट इंटरवल है, उसके बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो जाएगी। अब वो 8 भी हो सकता है इंटरवल, वो 18 भी हो सकता है, वो 32 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, राइट? तो इसलिए मेंडलीव का जो अपन जो पीरियोडिक टेबल है वो इतना फेमस हुआ और अपन आज भी उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कृष्णा रेलवानी था बेटा, बार बार आप अपनी उसको वापस से कॉपी पेस्ट करोगे, उसका कोई सेंस नहीं है। कृष्णा रेलवानी, डोंट कॉपी पेस्ट योर डाउट्स। अगर आपका डाउट अच्छा हुआ तो मैं वैसे भी एड्रेस कर लूंगा, डोंट कॉपी पेस्ट योर डाउट्स। द फिजिकल, हाँ बिल्कुल यू कैन राइट। अभिदत्त, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों, कोई समझ पाता है क्या? पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है
कि वही कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, रिपीट होगी। व्हाट डज पीरियोडिक फंक्शन मीन, कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपको वापस से वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास के बाद, है ना, रिपीटेशन हो, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर्टी रिपीट इटसेल्फ, यस, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, क्या आपको पता है कि मेनली पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे, मतलब मेनली के टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। अपने आज के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, अपनी आज की पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स, 118, बिल्कुल। तो सोचिए मेंडेलिव के टाइम पे सिर्फ उनको 63 एलिमेंट्स पता थे, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 7 horizontal rows and 8 vertical columns, ठीक है। साथ ही साथ मेंडलीव ने एक काम और किया, ही लेफ्ट वन ग्रुप फॉर नोबल गैसेस, ये बात सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने एक जो ग्रुप है खाली छोड़ा था फॉर नोबल गैसेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज। मोहित बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गया है, मैंने ये नहीं बोला। जगह 118 की है ना, मैं ये बोल रहा हूं। ओके, इन एमपीटी फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप आर डिवाइडेड into two subgroups, A and B, and eighth group is divided into three groups, three subgroups. मुझे ऐसा भी यूं लग रहा है कि काफी लोगों ने अभी तक जैसे मेनली पीरियोडिक टेबल एक बार एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, अभी जब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो बच्चों मैं हमेशा हर लेक्चर के एंड में आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि जो भी मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग उसको पहले से ही एनसीईआरटी से और शीट के थ्योरी पार्ट से आप पहले से पढ़ के आइएगा। तो उससे क्या रहेगा ना कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप चीजें एकदम रिलेट कर पाओगे। वैसे तो मुझे लग रहा है काफी लोगों को मेनली ने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैक्सिमम बच्चे मुझे नहीं लगता उन्होंने मेनली पहले से पढ़ा हुआ है। तो अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में अपन एक चीज रखेंगे कि आपको थोड़ा सा आगे का पढ़ के आना चाहिए, है ना। उससे क्या रहेगा, नहीं नहीं, क्लास 10th वाले से मतलब नहीं है बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि क्लास 10th में था, बेटा क्लास 10 के तो बहुत ऊपर लेवल पे आ गए अपन, है ना। इट इज नॉट अप टू योर 10th क्लास लेवल, थोड़ा सा हायर लेवल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे अपन क्या थोड़ा सा पहले से पढ़ के आएंगे, ठीक है। सब बता दूंगा, पहले क्या पढ़ना है बाद में क्या पढ़ना है मैं सब बता दूंगा। ओके, तो अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? फर्स्ट पॉइंट मैं प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना। फर्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ये जो इन्होंने किया, मेंडलीव ने ये जो काम किया ना, ये थोड़ा सा गलत काम कर दिया। इसकी वजह से इनकी जो ये जो पीरियोडिक टेबल है वो थोड़ी सी जो है बोल सकते हैं कि रिजेक्ट हो गई, या फिर वो इसका एक ड्रॉबैक बन जाएगा।
मेंडलीव ने क्या किया कि ग्रुप्स बनाए, जिसे अपने 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 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स है ना, 18 ग्रुप्स है, आप लोगों को पता होगा अपनी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, ठीक है। मेंडलीव ने 8 ग्रुप बनाए और एक ग्रुप खाली छोड़ा 8 ग्रुप के अलावा, ठीक है। पर उसने एक काम और करा, उसने क्या किया कि हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में और तोड़ा। तो जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो उस फर्स्ट ग्रुप को 2 सब ग्रुप में तोड़ा, 1A और 1B। सेकेंड ग्रुप है तो उसको 2 सब ग्रुप में तोड़ा, 2A और 2B। थर्ड ग्रुप है तो उसको 2 सब ग्रुप में तोड़ा, 3A और 3B, ठीक है। और उनके अंदर एलिमेंट्स रखे जो कि बोल सकते हैं मेनली पीरियोडिक टेबल को जिसने नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये काम से उसका मेनली पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। बट ठीक है, इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ी सी तारीफ करते हैं मेंडलीव की। इट बिकेम इजियर it became easier to learn about the elements. How it became easier? बच्चों अगर सोचा जाए तो हम शुरुआत से किस कोशिश में लगे थे, जब से पीरियोडिक टेबल का या फिर जब से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है, हमारी कोशिश क्या थी? हमारी कोशिश ये थी कि जैसे आज की पीरियोडिक टेबल है, आज की जो पीरियोडिक टेबल है कि प्रॉपर लिस्ट दे दो, एल्कली मेटल कौन है, हेलोजन कौन है, हमें प्रॉपर लिस्ट दे दो, इनर्ट गैसेस कौन है। फिर हम क्या करेंगे, वो जो एलिमेंट्स है उनका हम कोई ट्रिक बना लेंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे एल्कली मेटल्स को आप कैसे याद रखते हो, हेलिना की रब से फरियाद। एल्कलाइन अर्थ मेटल को आप कैसे याद रखते हो, बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बाप राजी, सभी लोगों ने सुना होगा, राइट। तो अपनी कोशिश हमेशा से ये थी कि हमें क्या है ना, एलिमेंट्स की लिस्ट चाहिए, है ना, ताकि हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो वो लिस्ट वाला काम पहली बार मेंडलीव में हुआ, क्योंकि अगर आप सोचो तो लोदरमैन ने तो एक कर्व बना के दिया, लोदरमैन ने कोई लिस्ट बना के थोड़ी दी, लोदरमैन ने एक कर्व बना दिया और फिर कहा कि एक तरह की पोजीशन पे एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। डॉबराइनर ने आपको तीन तीन ऐसे तीन तीन एलिमेंट दिए, उसका अपन क्या करेंगे, मेरे को तो पूरी लिस्ट चाहिए। अरे यस और नो? तो बिल्कुल हमें क्या चाहिए था, हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट चाहिए था जो कि सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, और वो लिस्ट हमें पहली बार किसने दी, मेंडलीव ने। दैट इज व्हाई वी राइट इट बिकेम इजियर टू लर्न अबाउट द एलिमेंट्स, ठीक है। साथ ही साथ मेंडलीव ने बहुत सारे और भी काम करे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वर गिवन बाय मेंडलीव। मेंडलीव ने, जैसा कि आपको ध्यान होगा, कई सारे एलिमेंट्स प्रेडिक्ट करे थे। ही प्रेडिक्टेड मेनी एलिमेंट्स। अब सर उसको प्रेडिक्शन कैसे मिला, हाउ डिड ही गेट दी प्रेडिक्शन? तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये भी आप लोग नोट्स में नहीं बनाओगे, ये ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कई हिस्टोरिकल बुक्स में लिखा है, व्हाट मेंडलीव डिड, कि उन्होंने, ये आप बनाओगे नहीं बच्चों, मैं पहले बता दूं, यू विल नॉट ड्रॉ दिस, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मेंडलीव ने क्या किया, कार्डबोर्ड लिया और उन्होंने ताश के पत्ते लिए। ही टुक दी कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, और ताश के पत्तों पे ही स्टार्टेड राइटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स। तो उन्होंने ताश के पत्तों पे ऐसे प्रॉपर्टीज, एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखना शुरू करा, और वो ताश के पत्ते उन्होंने इस कार्डबोर्ड पे लगाने शुरू करे। अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने ताश के पत्ते बोर्ड पे लगाने शुरू करे, ऐसे, ठीक है। अब उनको ऐसा कई बार दिखा कि यार यहां पर जो भी ये एलिमेंट है, अगला जो मेरे पास एलिमेंट है वो इसकी प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, वो अगला जो मेरे पास एलिमेंट है वो इसकी प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, ना कि इधर वाले की प्रॉपर्टी से।
सब लोग समझ पा रहे हो क्या? जो अगला एलिमेंट है ना, वो इधर वाली की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, ना कि इधर की प्रॉपर्टी से। और साथ ही साथ इन दोनों में एटॉमिक मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। जितना एटॉमिक मास का डिफरेंस अभी तक आ रहा था, जैसे इन दोनों में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस था, इन दोनों में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस था, यहाँ पे एटॉमिक मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि यार हो ना हो, यहाँ पे कोई और एलिमेंट आना होगा, हो ना हो यहाँ पे कोई और ताश का पत्ता आना होगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनसे तो मैच नहीं कर रही, इसकी जो प्रॉपर्टी है इनसे मैच नहीं कर रही, और साथ ही साथ एटॉमिक मास के में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो मेंडली को क्या लगा कि यार ये जगह है ना, ये खाली छोड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट आएगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। और उन्होंने उस एलिमेंट को प्रेडिक्ट करा, प्रेडिक्ट मतलब उसकी भविष्यवाणी करी कि भाई यहाँ पे कोई और एलिमेंट आएगा, और साथ ही साथ उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी बताई। सोचो कितने खतरनाक थे। ये भी बताया कि उस एलिमेंट में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी, वो किस तरह के कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, सारी चीजें उसके बारे में उन्होंने प्रेडिक्ट करी। तो ऐसे हम चार इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन याद रखते हैं, चार इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है मेंडलीव के जो हम याद रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने लिख दिया है लास्ट में, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वर गिवन बाय मेंडली। ठीक है, ओके। तो जैसे उन्होंने बोला एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम, तो वो था गैलियम, वो बाद में क्या फाउंड हुआ, गैलियम। ठीक है, एक्का बोरॉन, एका बोरॉन कोई जानता है क्या, कौन था ये एका बोरॉन? स्कैंडियम। ठीक है, ही गेव एका सिलिकन, जर्मेनियम। अच्छा, एका शब्द क्या है? एका, ही यूज संस्कृत वर्ड्स। सोचो, ही वॉज ऑल्सो नोन टू संस्कृत, तो ही यूज संस्कृत वर्ड एका, यानी एक पोजीशन नीचे, एल्यूमिनियम से एक पोजीशन नीचे, बोरॉन से एक पोजीशन नीचे, एका। ठीक है, बिल्कुल लिखना है ईच एंड एवरीथिंग, जो ये बच्चों लिखना है आपको, है ना। एका मैंगनीज, टेक्नीशियम। ठीक है, अच्छा बच्चों, जो मान लीजिए अभी पिछला वाला पेज आप लोगों से अगर मिस हो जाए कुछ लिखने के लिए, तो डोंट वरी, आप जितना मेरे साथ लिख पा रहे हो ना उतना लिख लो, और बाकी की फिर जगह छोड़ दो। ठीक है, मैं जब आपको हैंड आउट दूंगा तो आप पूरा लिख लेना, कंप्लीट कर लेना। बट अभी बार बार ये मैसेज मत करो सर पीछे पेज पलटो, पीछे पेज पलटो। मैं बार बार इसे पीछे पेज नहीं पलट पाऊंगा। जब मैं आपको इसका प्रॉपर हैंड आउट दूंगा, हार्ड कॉपी दूंगा, तो आप उसमें से ले लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने बताई प्रॉपर्टीज के अंदर, केवल मेंडलीव ने इतना ही नहीं करा, उन्होंने और भी चीजें करी, जैसे करेक्शन ऑफ एटॉमिक, उन्होंने कई एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट भी करेक्ट करे। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वाज गिवन बाय मेंडली। अच्छा, इनके सिंबल भी आप लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है, स्कैंडियम, जर्मेनियम यानी जीई, टेक्नीशियम। ठीक है,
आई थिंक ये टेक्नीशियम है यार, मुझे जहां तक ध्यान है। टेक्नीटियम है भाई, टेक्नीटियम है, राइट। ओके, द करेक्शन ऑफ एटॉमिक masses ऑफ सम एलिमेंट्स वाज गिवन बाय, है ना, मिडली। ठीक है। अब जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एग्जांपल बेरिलियम एंड यूरेनियम। ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सुनो मेरी बात। होता ये था बच्चों, क्योंकि मेंडलीव के टाइम तक कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पता नहीं थे। अभी आज की तारीख में आप अगर एटॉमिक मास निकालते हो तो कैसे निकालते हो? जैसे कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम है, आप उसका एटॉमिक मास कैसे बोलते हो? तो 23 है तो आप बोलते हो भाई उसमें प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो एटॉमिक मास कितना है? 23। आप तो ऐसे बोल लेते हो। पर मेंडलीव के टाइम पर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी अगर होती तो एटॉमिक नंबर ही नोन होता ना, फिर तो एटॉमिक नंबर ही पता होता। तो उस टाइम पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो पहले बच्चों एटॉमिक मास कैसे पता लगाया जाता था? एटॉमिक मास ऐसे पता लगाया जाता था बच्चों, इट वाज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। तो एक टर्म होती है इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसा होता है, क्या होता है, ये क्या टर्म है, इसके बारे में प्रॉपर बच्चों आप लोग पढ़ोगे, इसी साल पढ़ोगे। इन फिजिकल केमिस्ट्री यू विल गेट अ चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट आप प्रॉपर पढ़ोगे। अभी इतना समझ लो कि हर एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट होता है, हर एलिमेंट का एक इक्विवेलेंट वेट होता है। अगर आप इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एटॉमिक मास दे देता है। मतलब आप उस एलिमेंट की वैलेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास मिल जाता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जब तक मेंडलीव ने करेक्शन नहीं करवाया था, तब तक बेरिलियम का जैसे इक्विवेलेंट वेट 4.5 होता था। बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता था? 4.5। और पहले बेरिलियम की वैलेंसी 3 मानते थे। पहले बेरिलियम की वैलेंसी कितनी मानते थे? 3। तो अगर आप मेंडलीव से पुरानी पीरियोडिक टेबल या पुराना डेटा देखोगे, मेंडलीव के आने से पहले कि अगर कोई पीरियोडिक टेबल या कोई आप डेटा देखोगे, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आपको साढ़े साढ़े 13 मिलेगा। पर मेंडलीव आए, उन्होंने इसको करेक्ट करवाया। मेंडलीव ने कहा अरे गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इक्विवेलेंट वेट तो उसका सही है, 4.5 ही है, पर बेरिलियम की वैलेंसी 3 नहीं होती, 2 होती है। बेरिलियम की वैलेंसी 3 नहीं होती, कितनी होती है? 2 होती है। तो मेंडलीव ने फिर उसको सही करवाया और 9 इसका एटॉमिक वेट करवाया। तो आज की तारीख तक अपन बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है कितना लेते हैं? 9 लेते हैं। आज तक अपन 9 लेते हैं। और आज जब अपन को प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पता चल चुके हैं, तब भी बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9 ही आता है, जो कि मेंडलीव ने अपने टाइम पे करेक्ट करवा लिया। सोचो आप, मतलब उस टाइम पे करेक्ट करवा लिया था जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता नहीं थे, और आज भी अपन 9 यूज करते हैं। ठीक है। सेम गोज फॉर यूरेनियम। यूरेनियम को पहले 3 वैलेंसी का मानते थे, बट यूरेनियम असल में 6 वैलेंसी का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका भी एटॉमिक मास चेंज हुआ था। अब बेटा वैलेंसी कैसे निकलती थी, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता था, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो मैंने बात बता दी, बस उतना ही आपको समझना है। सर वैलेंसी कैसे निकलती थी, इक्विवेलेंट वेट कैसे पता चला, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपन अभी इंपॉर्टेंट बातों पे फोकस करें तो ज्यादा बेटर। ठीक है, ओके।
तो खूब हो गई तारीफ, ये थी सारी तारीफें मेंडलीव की। आइए अब थोड़ी सी बेइज्जती करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ एमपीटी। मेंडली पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशंस थी? बहुत सारी थी। पहली बात तो मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया। मेंडलीव डिड नॉट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर मैं बच्चों सही मायने में कहूं तो यार ये सिर्फ मेंडलीव की थोड़ी ड्रॉबैक है। यह ड्रॉबैक तो आज की पीरियोडिक टेबल का भी है। आप लोगों को पता होगा आज भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन की पोजीशन डेफिनेट नहीं है। अरे ऐसा नो, तो आज भी जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। पर अब देखो अपन मेंडलीव के ऊपर भांडा फोड़ रहे हैं या मेंडलीव के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि नहीं हमने नहीं पता लगाया, उससे क्या, आपने भी तो पता नहीं लगाया था। अरे तो आज अपन पता लगा पाए कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पर ह्यूमन नेचर कैसी होती है, अपन ने गलती करी उससे मतलब नहीं है, पहले आपने तो गलती करी थी ना। तो वही वाली बात है, अपन आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए। पर लिमिटेशन किसकी काउंट कर रहे हैं? मेनली पीरियोडिक टेबल। बेचारे के पास वैसे एटॉमिक नंबर नहीं था, वैसे एटॉमिक मास से जमाया, उसके बावजूद उसके ऊपर डाल रहे हैं। कोई बात नहीं। तो इसके अंदर लिख लोगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन एमपीटी इज controversial. Is controversial. It means hydrogen has same properties with 1A and 7A groups. 1A ग्रुप कौन सा है? एल्कली मेटल वाला। और 7A वाला कौन सा है? हेलोजन वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मैं मतलब ये तो चलो अपन लिख तो रहे हैं, ये मेंडलीव का ड्रॉबैक है, बट एथिकली ये मेंडलीव का तो ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, आगे आने वाले जो ड्रॉबैक है वो बिल्कुल मेंडलीव के हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन एमपीटी। हाँ, ये जरूर मेंडलीव ने एक गलती करी थी। मेंडलीव का ये कहना था, पहले लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट are present at one place, but they have different atomic mass. ठीक है, अब सुनो बच्चों, ये क्या लिखा मैंने? अभी सब लोगों को याद है मैंने एक चीज बोली थी कि उन्होंने ताश के पत्तों के अनुसार जमाया, है ना? तो ताश के पत्तों के अनुसार जमाया। अब मान लो बच्चों के ताश के पत्तों के अनुसार और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से वो जमा रहे थे। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जमा रहे थे। मान लीजिए ये पत्ता कार्बन का है, ये पत्ता किसका है? कार्बन का है। क्या आप लोगों ने आइसोटोप्स का नाम सुना है? क्या आप लोगों ने आइसोटोप्स का नाम सुना है? बिल्कुल सुना ही होगा सभी लोगों ने। ठीक है, अब बच्चों कार्बन का एक 12 वाला आइसोटोप भी होता है, एक 14 वाला भी होता है ना? कार्बन का आइसोटोप एक 12 भी होता है और एक 14 भी होता है, आप लोगों को ये बात पता होगी। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ कि कार्बन 12, मान लो आप यहां पे, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, मान लीजिए आप यहां पे कार्बन 12 का पता आपने यहां पे लगाया।
है ना। मान लीजिए आपने कार्बन 12 का पत्ता यहाँ पे लगाया, अब आगे नाइट्रोजन 14 का आपने पत्ता लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पे नाइट्रोजन 14 का पत्ता लगाया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्यों नाइट्रोजन 14, क्यों, मैं तो कार्बन 14 का लगाऊंगा, है ना, मैं तो कार्बन 14 लगाऊंगा। आप ये कह रहे हो कि आगे नाइट्रोजन 14 लगेगा, पर मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो कार्बन 14 यानी कार्बन का आइसोटोप लगाऊंगा। तो मेंडलीव का क्या कहना था, नहीं 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 नहीं, होगा ये कि कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं, अगर मान लीजिए 12 है, 13 है, 14 है, कार्बन के जितने भी आइसोटोप है वो उसी जगह पे रहेंगे। कार्बन के सभी आइसोटोप एक ही जगह पे रहेंगे, चाहे वो 12 हो, 13 हो, 14 हो या उसके आगे का हो, कार्बन के सभी आइसोटोप इसी पोजीशन पे रहेंगे। अब भैया ये बात तो गलत है ना, जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जमा रहे हो तो हायर मास का जो आइसोटोप है वो तो आगे लगना चाहिए, पर नहीं, मेंडलीव का ये कहना था कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं वो सभी आइसोटोप एक ही जगह पे रहेंगे, है ना। आइसोटोप, अरे बच्चों, कई लोग कह रहे हैं कि सर आइसोटोप कैसे पता हो चुके थे। अरे आइसोटोप में क्या है, एटॉमिक मास ही तो होता है आइसोटोप का, उनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन थोड़ी पता थे, आइसोटोप तो पता थे। तो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है ना। तो ये है। तो सभी लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहा। एक बार आप इस लाइन को पढ़िए, आप लोग सभी लोग समझ जाओगे, ठीक है। ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर प्रेजेंट एट वन प्लेस, लाइन को पढ़िए आप लोग समझ जाओगे। All isotopes of particular element are present at one place, but they have different atomic mass. अलग अलग एटॉमिक मास होने के बावजूद सभी एक ही एलिमेंट का आइसोटोप को एक ही जगह दी गई थी, उनको एक ही प्लेस दिया गया था, जो कि गलत है। अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जमा रहे हो तो जो बड़ा एटॉमिक मास है वो आगे लगना चाहिए, पर सभी आइसोटोप्स को एक ही जगह दी गई थी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिमिटेशन, some anomalous pairs are arranged हार्दिक धीरज बाफना, बेटा आप एक बार क्या करना, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूं इसकी रिकॉर्डिंग आप वापस से देख लेना। आई थिंक आप फोकस नहीं कर रहे थे। हार्दिक धीरज बाफना, क्योंकि आपके अलावा और कोई बच्चा नहीं कह रहा कि एक बार समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग वंस अगेन। सम अनोमलस पेयर्स आर अरेंज्ड, यश मोहितकर, अभी सब बता रहा हूं मैं पहले क्या करता हूं बच्चों, लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं प्रॉपर समझाऊंगा। अनोमलस का क्या मतलब है मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी। सम अनोमलस पेयर्स आर अरेंज्ड इन एमपीटी which are arranged in decreasing order thank you Aman, in decreasing order of atomic mass, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेनली बार बार ये कह रहे थे कि भाई मैंने कैसे जमाया है, मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया है, मास इंक्रीज हो रहा है मैंने उसके हिसाब से जमाया, पर उनकी जब पीरियोडिक टेबल देखी गई तो कई ऐसे पेयर्स मिले जिसमें उन्होंने इंक्रीजिंग में ही डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जमाया है। तो जो एलिमेंट आगे रखा उसका एटॉमिक मास कम था और जो एलिमेंट पहले रखा उसका एटॉमिक मास ज्यादा था, विच इज ऑपोजिट व्हाट ही सेड। ये देखो उन्होंने यहां पे क्या कहा,
द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। या तो इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया है, पर कई जगह उन्होंने डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया है, इन ऑर्डर टू मैच द प्रॉपर्टी। इन ऑर्डर टू व्हाट? मैच द प्रॉपर्टी। तो चार ऐसे पेयर आपको याद करने होते हैं जहां पे उन्होंने डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया है। देयर आर 4 पेयर दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, और उसकी एक ट्रिक भी है मेरे पास, एक एक तरह की ट्रिक है मेरे पास उसको याद करवाने की, विच आई विल गिव टू यू पीपल। ये चार पेयर आपको याद रखने हैं। ये चार पेयर्स हैं जिनमें डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट जमा है। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है मेरे पास। आमिर खान, तेरी इनकम ठंडी पड़ गई, कोक नहीं। एक्चुअली ये जो ट्रिक है जो मैंने आपको लिखवाई है, हाँ इसको आप नोट कर लेंगे। अनोमलस पेयर, सबसे पहले तो मैं अनोमलस पेयर का मतलब समझा देता हूं। अनोमलस पेयर का मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल, यानी ऐसे पेयर्स, ऐसे एलिमेंट्स के जोड़े जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए क्योंकि वो डिक्रीजिंग के हिसाब से जमे हुए थे। ठीक है, अब सुनो, इसमें आर्गन भी आ रहा है। अब हम तो ये बोलते आ रहे हैं कि भाई आर्गन जो है वो उस टाइम पे तो नोन नहीं था। इसमें एक आर्गन आ रहा है ना, पर बच्चों आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना है, इसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना है। ये चार पेड़ थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल अपन ने ये बोल रहे थे कि नोबेल गैस तो उस टाइम पे नोन ही नहीं थे, पर आपको ये याद रखने हैं, ये चार पेड़ क्वेश्चंस में आ जाते हैं, है ना। ठीक है, इनका वेट क्या था उससे अपन को मतलब नहीं है, आपको बस ये चार पेड़ याद रखने हैं। इसका जो मैंने ट्रिक आपको दी है, आमिर खान तेरी इनकम ठंडी पड़ गई कोक नहीं। अब इस ट्रिक के पीछे एक स्टोरी तो है। ठीक है, चलो आपको एक स्टोरी बता देता हूं। अच्छा इनमें क्या, अच्छा इन एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है आपको पता होंगे। जैसे ये तो है आर्गन, ठीक है, ये है पोटेशियम, ठीक है, ये है टेलुरियम, टेलुरियम, आयोडीन, ठीक है, दिस इज थोरियम, दिस इज प्रोक्टाटिनियम, दिस इज कोबाल्ट एंड दिस इज निकल। है ना, ये तो आप पीरियोडिक टेबल देखोगे आपको पता चल जाएगा। इसकी स्टोरी है बच्चों की, आमिर खान तेरी इनकम ठंडी पड़ गई कोक नहीं। इसकी स्टोरी है कि आमिर खान बहुत टाइम पहले कोका कोला की ऐड करता था, अगर किन्हीं लोगों को याद हो तो। ठीक है, बहुत टाइम पहले आमिर खान यूज टू डू दी एड फॉर कोका कोला। ठीक है, और उस टाइम पे टैगलाइन चलती थी एड में, ठंडा मतलब कोका कोला, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, हाँ, ठंडा मतलब कोका कोला ऐसे चलता था। तो उसके बाद एक बाबा जो है वो बहुत फेमस हुए। ठीक है, बाबा फेमस हुए, वो आज भी बहुत फेमस है। और उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी, कोई गैस कर पा रहा है क्या? योगा, योगा वाले बाबा। हाँ, एक बाबा फेमस हुए बहुत ज्यादा, श्री 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 1008, पतंजलि वाले बाबा, बाबा रामदेव जी। उन्होंने क्या करा, जो उस टाइम पे कोका कोला का जो भी कोल्ड ड्रिंक सैंपल जाता था, उन्होंने उसका पीएच टेस्ट करवाया, पीएच टेस्ट। सभी लोग समझते हो ना पीएच, है ना। तो पीएच टेस्ट करवाया, तो जो कोका कोला का पीएच उस टाइम पे निकला, वो पीएच इतना लो था, यानी वो जो कोका कोला है वो इतनी एसिडिक थी कि उसको आप एक टॉयलेट क्लीनर में, जो आप तेजाब यूज करते हो ना टॉयलेट क्लीनर में, वी यूज एसिड टू क्लीन आवर टॉयलेट, वी यूज एसिड। उस एसिड की जगह आप उसको यूज कर सकते हो कोका कोला को, वो इतनी एसिडिक थी।
और ये बात प्रॉपर वेरीफाई हो गई लैब में, ये वेरीफाई हो गई प्रॉपर, लैब ने लिख कर दे दिया कि हाँ ये जो कोका कोला है ये इतनी एसिडिक है। तो बाबा रामदेव, आपको पता ही है, हमारे इतने मजाकिया बाबा रामदेव है, उन्होंने वो जो टैगलाइन है ठंडा मतलब कोका कोला को चेंज करके लिख दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। उन्होंने वो टैगलाइन ऐसी चेंज करी कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, मतलब अगर आप कोका कोला पी रहे हो तो आप एक टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो। और ये बात प्रॉपर जब वेरीफाई हो गई तो आमिर खान का दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या नाटक है। तो आप लोग अगर नोटिस करो तो तब से लेकर आज तक आमिर खान ने कभी किसी कोल्ड ड्रिंक का एड नहीं करा। द लास्ट कोल्ड ड्रिंक एड दैट ही डिड वाज कोका कोला। उसके बाद से आमिर खान ने कभी किसी कोल्ड ड्रिंक का एड नहीं करा। तो उससे आमिर खान की इनकम पे भी काफी फर्क पड़ा। पर यह बात भी सच है कि आज तक कोका कोला बिक रही है, आज भी आप लोग उसका एड देखते हो और आज भी वो उतनी ही एसिडिक है, आज भी उतनी एसिडिक है। आप आज भी, आपके मान लीजिए घर पे अगर टॉयलेट क्लीनर खत्म हो जाए ना तो आप अपनी कोल्ड ड्रिंक को यूज कर सकते हो, वो टॉयलेट को उतने ही अच्छे साफ करेगा। तो यही है कि इसलिए ये ट्रिक आई, आमिर खान तेरी इनकम तो ठंडी पड़ गई पर कोक आज भी ठंडी है ना। तो ये ट्रिक का यही सेंस है कि आमिर खान तेरी इनकम तो ठंडी पड़ गई होगी पर कोक आज भी ठंडी है, वो ठंडी नहीं पड़ी। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। जस्ट टू क्रिएट अ लाइटर मूड मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई। ओके, नेक्स्ट ड्रॉबैक है, फोर्थ पॉइंट, लास्ट बेइज्जती मंडली की खूब बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट बेइज्जती मंडली की, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उन्होंने वो जो सब ग्रुप डिवाइड करे उससे उनको काफी नुकसान पहुंचा, उस सब ग्रुप की मैं बात करने वाला हूं। अनलाइक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट निशांत कुमार गौतम, बेटा नई जो टेबल है ना, नई टेबल मास के अकॉर्डिंग नहीं है ना, नई टेबल तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। तो एटॉमिक नंबर के आते ही सब कुछ सही हो गया। बेटा जैसे आर्गन 40 एटॉमिक मास रखता है पर पोटेशियम 39 रखता है। आर्गन जो है 40 रखता है और पोटेशियम 39 रखता है, और जब पोटेशियम कम रखता है उसके बावजूद पोटेशियम आगे आ रहा है, ये डीमेरिट है। अनलाइक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप इन एमपीटी। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने दो सब ग्रुप डिवाइड करे थे, 1A और 1B, ठीक है। अब समझो बच्चों, है तो फर्स्ट ग्रुप ही, मतलब है तो फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप के उन्होंने दो सब ग्रुप डिवाइड करे, है ना। हाँ, तो फर्स्ट ग्रुप के उन्होंने दो सब ग्रुप बनाए, ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो अगर ये एक ही ग्रुप में है तो, क्योंकि चलो मानो दो अलग सब ग्रुप है पर है तो एक ही ग्रुप में ना, तो हम ये समझ रहे थे कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होती होगी। पर आप देखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, ये लोग 1A के अंदर थे और 1B में सोचो कौन थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वाह साहब, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आप बताइए क्या इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी में दूर दूर तक कोई मेल है क्या? आपने अगर इनको एक ही ग्रुप में रखा है इसका मतलब आप इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर मानते हो। पर आप ही बताइए, एल्कली मेटल और ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें दूर दूर तक इनकी प्रॉपर्टी में कोई
सिमिलैरिटी है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर सिल्वर गोल्ड दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर मेटल्स, है ना? साथ ही साथ दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉइनेज मेटल, आप इनको कॉइनेज मेटल भी बोलते हो। क्यों क्यों बोलते हो? क्योंकि इनके सिक्के बनते हैं। कॉपर, कॉपर क्या होता है? तांबा, तांबे के सिक्के बनते थे पुराने जमाने में। चांदी का सिक्का बनता है, सोने का सिक्का बनता है, इनके सिक्के बनते हैं। इनके ये इतने कम रिएक्टिव है कि आप इनको हवा में नॉर्मली रख सकते हो, ठीक है? पर बच्चों, अगर मेंडलीव की बात मान लो, तो क्या सोडियम के सिक्के बना सकते हैं क्या? अपन तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में रख के अपनी जेब में रख सकते हैं। क्या कोई सोडियम का सिक्का बना के अपनी जेब में रखना चाहेगा क्या? बेटा, जब वो आग पकड़ेगा, आपको अपने आप दोनों की प्रॉपर्टी में डिसिमिलैरिटी दिख जाएगी। जैसे सोडियम का सिक्का आपकी जेब में आग पकड़ेगा ना, आपको पता चल जाएगा मेंडलीव कितने गलत थे। और ऊपर से किसी ने अगर फिर वो आग बुझाने के लिए अगर पानी डाल दिया, तो सोडियम पानी के साथ एक्सप्लोजन कर जाता है, भौम करके। जब जेब फटेगी आपकी, आपको मेंडलीव पे उतना ही प्यार आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों की प्रॉपर्टी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। वो तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, दे आर हाईली, दीज आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, दे आर एल्कली मेटल। इनके सिक्के बना के दिखाओ, हिम्मत है तो। इनको केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, आप इनके सिक्के जेब में कैसे रख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। सोडियम कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बेटा, यू हैव टू पुट दैट इन केरोसिन, केरोसिन में डालना पड़ेगा, ठीक है? तो बात अब यह है कि 1A और 1B की प्रॉपर्टी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, पर उसके बावजूद इनको सेम ग्रुप में रख दिया गया था, जिसके कारण ये भी मेंडलीव के ड्रॉबैक में काम होता है ना? तो ये वाली बात थी। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, ये आपको भी आगे जस्ट अभी नेक्स्ट टॉपिक में पता चलेगा। व्हाट डज ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही आपको पता चलेगा, ठीक है? तो ये वाली बात। तो ये था, मेंडलीव की तारीफ भी हो गई, मेंडलीव की बुराई भी हो गई, ठीक है? सारी बातें खत्म हो गई। तो यहां तक था बच्चों मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है? आई ट्राइड की थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको बता दूं। दिस वॉज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब बच्चों, जैसी भी थी अच्छी थी पीरियोडिक टेबल, और अपना इनिशियल काम इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने करके दिया, ठीक है? फोर्थ पॉइंट रिपीट करूं, हाँ, एक एक इसका ड्रॉबैक और था, जिन लोगों ने अगर शीट पढ़ी हुई है, कि जो जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, फोर्थ पॉइंट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, काफी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। उदीची सिंह, उदीची बेटा, आप सोडियम की प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस बात को ड्रॉप कर दीजिए। अपन सोडियम की प्रॉपर्टी अभी डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उदीची सिंह, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके? अब मैं बोल रहा हूं बच्चों के फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, जिनकी प्रॉपर्टी में दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, आपने उनको एक ही ग्रुप में प्लेस करा, माना अलग अलग सब ग्रुप में प्लेस करा, पर ग्रुप तो एक ही था ना, वन ग्रुप तो एक ही था। तो ये उनका ड्रॉबैक था। और कई एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, पर उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया।
ठीक है, जैसे क्या आप लोगों ने कभी डायगोनल रिलेशनशिप का नाम सुना हुआ है क्या? डायगोनल रिलेशनशिप सुना तो होगा कभी ना कभी। तो जैसे लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, अगर कईयों ने सुना है कईयों ने नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अभी सुन लो। लिथियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम है लगभग, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, पर लिथियम को एक अलग सब ग्रुप में रखा, मैग्नीशियम को अलग सब ग्रुप में रखा, या फिर अलग अलग ग्रुप में रखा, वो तो अपन भी रखते हैं। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इट फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसको डिस्कस मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना? ओके, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हुआ ये कि मेंडली पीरियोडिक टेबल हो गया फेल, पर फिर भी जो अपना मकसद था उसने काफी हद तक पूरा कर दिया था कि हमें गाने बनाने के लिए लिस्ट चाहिए थी, वो गाने बनाने के लिए उसने लिस्ट दे दी थी, पर फिर भी कई सारे उसमें ड्रॉबैक थे, बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक थे। अब वो ड्रॉबैक पूरे कैसे हुए? तो बच्चों उसके बाद हुआ एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें सारे ड्रॉबैक का हल निकाला। An experiment happened which is called Moseley experiment. Now what is Moseley experiment बच्चों? मैं आपको बताता हूं। मोजले एक्सपेरिमेंट में हुआ ये, अच्छा, मोजले के टाइम तक वंशिका बेटा, इसका रीजन है तो सही बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी आप ड्रॉप कर दो, ठीक है? इसका रीजन है तो सही जो आप कह रहे हो, बट अभी ड्रॉप कर दो, ये इतना इंपॉर्टेंट डाउट नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मोजले के टाइम तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो चुके थे बच्चों, पहली बात तो ये समझना, मोजले के टाइम तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो चुके थे। अब मान लो उन्होंने, मोजले ने कोई एक मेटल प्लेट ली, ही टुक अ मेटल प्लेट जिसका एटॉमिक नंबर Z था, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था? Z था। मोजले ने क्या करा, उसमें बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करने शुरू करे। मोजले ने उस मेटल प्लेट पे बहुत ही हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गिराने शुरू करे। जैसे आप किसी मेटल प्लेट पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन गिराने शुरू करते हो, होता बच्चों ये है कि वहां से एक्सरेज निकलने लगती है। The X-rays start emitting from that metal plate, X-rays, ठीक है? मोजले ने क्या किया, उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी, क्या आपको पता है? हाँ, ये सब ड्रॉ करना है बच्चों, जो ड्रॉ नहीं करना होता है मैं बता दिया करता हूं, अभी ये सब आपको नोट करना है। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी रेडिएशन होती है ना, रेडिएशन, जैसे अभी जो लाइट है आपके ऊपर और मेरे ऊपर, अगर कोई लाइट पड़ रही है, हर लाइट के या हर रेडिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सुना है क्या आप लोगों ने? जो वेव से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक है? तो हुआ ये कि मोजले ने जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करे, अब बम्बार्ड कैसे होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको समझते जाओ। जैसे उन्होंने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गिराए, वहां से एक्सरे निकली, और उन्होंने उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी नोट कर ली, है ना? उन्होंने उस एक्सरे की क्या करी, फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। तो मान लीजिए ये उन्होंने मेटल प्लेट ली, है ना, ही टुक अ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन गिराया, यहां से एक्सरे निकला, सभी लोग मेरी स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, है ना? तो एक्सरे निकाला और उससे एक फ्रीक्वेंसी निकली, ठीक है? फिर उन्होंने एक अलग मेटल प्लेट ली, इसका एटॉमिक नंबर अब डिफरेंट है, जो पहले एटॉमिक नंबर लिया था ना, अब उससे अलग एटॉमिक नंबर है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन गिराए, एक्सरे निकली, और उससे उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। फिर एक अलग मेटल प्लेट ली, उस पे इलेक्ट्रॉन गिराए, इससे भी एक्सरे निकली, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। उन्होंने ये देखा
कि जैसे जैसे वो मेटल प्लेट का एटॉमिक नंबर बदलते जा रहे हैं, एक्सरे जो निकलती जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। सभी लोग, मैं जो बोलता हूं मेरे शब्दों पे बहुत फोकस करा करो, ठीक है? क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि रिपीट करो रिपीट करो। प्लीज फोकस व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा बच्चों तो अपना सिलेबस ही आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, उस पर पूरा फोकस रखा करें। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेटल प्लेट ली, इस पे इलेक्ट्रॉन गिराए, इससे एक्सरे निकली, इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करी। एक नई मेटल प्लेट ली, डिफरेंट मेटल प्लेट ली, इस पे इलेक्ट्रॉन गिराए, इसकी एक्सरे निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली, है ना? तो फिर उन्होंने ये पाया, पहले तो पूरा प्रोसेस में लिखवा देता हूं आपको। पूरी चीज मैं आपको पहले तो नोट्स में लिखवा देता हूं। When high speed electrons are bombarded on the metal surface, then Moseley noted the frequency of emitted X-rays and under root nu एक बार मैं पूरी थ्योरी लिखवा देता हूं बच्चों, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बच्चों, एक बार इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसा उसने क्या किया, मोजले ने अलग अलग हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, मतलब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे गिराए, और उससे जो एक्सरे निकली उसकी फ्रीक्वेंसी नोट करी, है ना? ही नोटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एक्सरे, और ये पाया कि अगर उस फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया जाए, अगर उस फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट लिया जाए तो वो उस मेटल के एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बदलता है, या जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर अगर बदलोगे
तो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट भी उसके हिसाब से बदल रहा है। तो यार ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये असल में उस मेटल की प्रॉपर्टी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये उस मेटल की क्या है, प्रॉपर्टी है, विच इज नाउ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। क्या सभी लोगों को समझ में आई क्या? यार अब काफी लोग जो है ना काफी अलग अलग तरह के डाउट पूछ रहे हैं। सर एक्सरे कैसे निकलती है, एक्सरे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे नोट करी। बच्चों दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस रखिए। फ्रीक्वेंसी कैसे नोट करी आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल थोड़ी करके दिखा सकता हूँ। हाउ कैन आई परफॉर्म प्रैक्टिकल ओवर हियर? तो जो इंपॉर्टेंट है अपन उसको उसको समझिए। वापिस से समझा रहा हूं। जैसे ये मेटल था, ये मेटल प्लेट थी, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन गिराए, इसमें से एक्सरे निकली, उस एक्सरे को नोट, उसकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को नोट किया, है ना। फिर एक नया मेटल प्लेट ली, उस पे इलेक्ट्रॉन गिराए, फिर इसकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को नोट करा। उन्होंने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी जो आ रही है उसका अगर आप अंडर रूट लो तो इस मेटल के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस मेटल के एटॉमिक नंबर की क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। सभी लोग समझ गए क्या? तो बस एज सिंपल एज दैट। इससे ना तो ज्यादा समझना है, इससे कम समझना है, बस इतना ही समझना है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने पे ए जेड माइनस बी ये आपको मिल रहा था। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा रहे थे, अरे ये इट है ना। तो ये क्वेश्चन आ रही थी और आपको उसका ग्राफ भी ध्यान रख लेना। अगर कोई आपसे अंडर रूट न्यू और जेड का ग्राफ पूछे तो ये जो ग्राफ आता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, ए और बी कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ गया था कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। या फिर बोल सकते हैं जो किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज होती है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं होती है, जो कि मेंडलीव बोल के गए थे। यहां से एक आइडिया लगा कि अगर प्रॉपर्टी किसी की फंक्शन हो सकती है, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी अगर किसी फंक्शन हो सकती है तो एटॉमिक मास के थ्रू नहीं, एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सेकंड पैराग्राफ सभी लोग पढ़ोगे, सभी लोग सेकंड पैराग्राफ of पढ़े। अकॉर्डिंग टू मोस्ले, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, है ना, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। ग्राफ को बेटा याद कर ले, अभी समझने का कोई मतलब नहीं है, आप ग्राफ को याद कर ले। ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इट इज नोन एज मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये नया लॉ अब आपको मिला। जो पिछला लॉ था जो अपन ने पढ़ा था, ये वाला लॉ कहां गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो लॉ था ये मेंडलीव लॉ था, ये जो मैंने शुरुआत में बताया। ठीक है, और अब ये जो लॉ आया है ये मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ओके। और बाकी के अलावा जो भी आप डाउट पूछ रहे हो बच्चों, मैं देख पा रहा हूं आप जो डाउट पूछ रहे हो, दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे आर कम्प्लीटली नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहां से समझ में आ गया कि अब नई पीरियोडिक टेबल का हमें बेसिस मिल गया। तो अब हम लिखेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज की करंट पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमें आज की पीरियोडिक टेबल का बेसिस मिल गया कि आज की पीरियोडिक टेबल अगर बननी चाहिए वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं बननी चाहिए, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। और बच्चों ये बात समझना, हाँ आदित्य, यस आदित्य गौतम, यस यू आर राइट।
तो अब यहां से समझ में आ गया कि आज की जो पीरियोडिक टेबल बननी चाहिए वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बननी चाहिए। और बच्चों जब अपन एटॉमिक नंबर से इसको रिप्लेस करेंगे, जब हम पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाने लगेंगे ना, मेंडलीव का एक एक ड्रॉबैक जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मेंडलीव के जितने ड्रॉबैक अपन ने पढ़े थे ना, सारे सॉल्व हो जाएंगे लाइन पे। ठीक है, सारे, सबका हल निकल जाएगा। तो पहले तो अपन इसको लिखने लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस पीरियोडिक टेबल हाँ, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन का ड्रॉबैक तो आज भी सॉल्व नहीं है, और उसके अलावा सारे ड्रॉबैक सॉल्व हो जाएंगे। इन दिस पीरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। मतलब 118 एलिमेंट जो है वो पता थे। बेटा मोजले का तो एक्सपेरिमेंट था, मोजले ने थोड़ी पीरियोडिक टेबल दी। दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, बताइए अपनी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड और कितने ग्रुप्स हैं? दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। थर्ड, और अपनी पीरियोडिक टेबल, आज की जो पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इज डिवाइडेड इनटू, इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। अपनी पीरियोडिक टेबल में तो ब्लॉक्स भी है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, अब बच्चों मैं चाहूंगा कि एक पेज जो है मैं खाली छोड़ने वाला हूं। देर इज वन पेज दैट आई एम गोइंग टू लीव ओवर हियर। इसमें आपको अपनी पीरियोडिक टेबल नोट्स में बनानी है। ठीक है, तो ड्रॉ पीरियोडिक टेबल ऑन दिस पेज। मैं चाहूंगा सभी लोग पीरियोडिक टेबल पेज में बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और, क्या अभी तक आपको विमल सर ने पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने के कोई निमोनिक्स दे दिए हैं क्या? क्या आप लोगों को निमोनिक्स दे दिए क्या बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने के? क्योंकि अब आपको पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का सिंबल और उसकी पोजीशन अब उससे ध्यान होनी चाहिए। तो अगर नहीं दिए हैं तो मैं देने वाला हूं, डोंट वरी। अगर नहीं दिया है तो डोंट वरी, आई विल गिव यू। ठीक है, अच्छा, एक आरके जय सर जिन जिन बच्चों को पढ़ाए हैं उनको दे दिया है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं फिर से दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कई बच्चों को दे दिया है, कई बच्चों को नहीं दिया है, मैं तो दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, आज की क्लास में नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में नहीं दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन एक एक ब्लॉक पढ़ना चालू करते हैं बच्चों। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स। ठीक है, ओके। पहला ब्लॉक पढ़ लेते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
all those elements in which last electron s subshell are known as s block elements। ठीक है, अब सुनो बच्चों, काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आने लग गए, टाइम हो गया। क्या आपको सर एग्जैक्ट 11:30 पे छोड़ देते थे क्या? सर एग्जैक्ट 11:30 पे छोड़ देते आपको? आप आई थिंक आपकी इसके बाद तो कोई क्लास है नहीं। क्या आपकी इसके बाद कोई क्लास है क्या? बस तो 2:15 पे है। तो अब जिन लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लग रही आज की क्लास, वो लोग कह रहे हैं कि टाइम हो गया, टाइम हो गया, या जिनको पढ़ने का मन नहीं है वो कह रहे हैं टाइम हो गया। ओके, खाना खाना है भाई साहब, 11:30 बजे खाना खाना है। ओके, ओके, 2 मिनट, 2 मिनट के लिए वो जो पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स है बच्चों मेरे पास होंगे, तो 1 मिनट में आपको देता हूँ, है ना? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। 2 मिनट के लिए जो स्क्रीन है, यानी ये जो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है सामने, ये 2 मिनट के लिए गायब होगी। डोंट वरी, डोंट पैनिक, मैं बता रहा हूँ। ओके बच्चों, अभी तो मेरे को वो मिल नहीं पा रहा है, तो अपन एक काम कर रहे हैं, डोंट वरी, आपके या तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या फिर जो कल अपनी क्लास कल ही तो है, तो डोंट वरी। अब आप क्या करोगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, सभी लोग मुझे बहुत ध्यान से सुने। व्हाट यू विल डू इज, एक पेज तो आपको खाली छोड़ना है जिसके अंदर अपन पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। ठीक है, अभी आप खाली छोड़ दो। ठीक है, इसमें क्या भरना है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू द निमोनिक्स। ठीक है, और आप लोग कल की क्लास के बाद इसको भर लेना। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये सारे ब्लॉक्स पढ़ा दूंगा, पर आप अभी एक पेज खाली छोड़ देना, क्योंकि अपन यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। ठीक है, निमोनिक का मतलब बच्चों गाना, वो जो हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, वो सारे जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास कल ही है, कल है या परसों है? कल है ना? हाँ, कल है बच्चों, कल है। ठीक है, रोज क्लास है अपनी, आर क्लासेस डेली। ठीक है, अब सुनो,
होमवर्क के अंदर अभी मेनली के एक दो ही सवाल है जो मैं आपको बता देता हूं आपकी शीट में से। देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चन, एक दो ही आपके अभी होमवर्क के सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सौरभ कुमार बेटा सब सफिशिएंट है, एवरीथिंग इज सफिशिएंट। क्या आप लोगों के पास अभी तक शीट नहीं आई है क्या? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की शीट आई है कि नहीं आई है? आई थिंक आ गई है। और सी सैट अगर आप लोगों के पास लॉगिन है ना, आ गई है। मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं आ गई है। होमवर्क शीट में से एक्सरसाइज O1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और 7, 1, 6 और 7। ठीक है, प्रियांशु या फिर बच्चों क्वांटम नंबर का जो कुछ भी है वो मैं नहीं देखूंगा, वो विमल सर ही देखेंगे। क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर सर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही मैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ भी आपको करवाऊंगा, बाकी मैं नहीं करवाऊंगा। क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सर ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, विमल सर करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो लोग बुक्स पूछ रहे हैं आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि सभी लोग बुक्स के तौर पे ओनली एनसीईआरटी। ठीक है। और मैं चाहूंगा सभी लोग अगली क्लास में शीट के अंदर आप लोग पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। इन शीट रीड अप टू पेज नंबर 34। जो पेज नंबर 32 34 है जिसके अंदर टिल आईयूपीएसी, आप शीट के अंदर पेज नंबर 34 देखोगे तो एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दे रखे हैं। टिल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पढ़ के आना है पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ के आना है बच्चों, है ना। मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि कल पेज नंबर 34 इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तक सभी लोग पढ़ के आएंगे। अच्छा खासा होमवर्क हो गया। होमवर्क से भी ये 3 क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क ये भी है कि आपको ये भी करके आना है बच्चों। ठीक है, टिल पेज नंबर 34 तक कंप्लीट पढ़ के आप लोगों को आना है। ठीक है, ओके। अभी टेस्ट सिलेबस के बारे में मुझे नहीं पता बच्चों, आपका टेस्ट कब है क्या है, ये मुझे सर से एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर टेस्ट सिलेबस, मैं सर के साथ डिस्कस करके बता दूंगा। अभी कुछ दिन तक मैं ही आपकी क्लास लूंगा जब तक विमल सर ठीक नहीं हो जाते। आई विल टेक योर क्लास। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ ये हैंड आउट पहले तो शेयर कर लेता हूं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। क्या सभी लोगों को सी सैट की नॉलेज है क्या? आई थिंक होगी तो सही। सभी लोगों को आई थिंक सी सैट की नॉलेज होगी। जिन लोगों को नहीं है, मैक्सिमम बच्चे तो कह रहे हैं कि उनको नॉलेज है। जिन लोगों को नहीं है वो प्लीज एक बार पता कर लें थ्रू टेक्निकल डिपार्टमेंट। आप सभी लोगों को नंबर मिला होगा। ठीक है, सी सेट आप लोगों के मटेरियल के हिसाब से है, तो जिन लोगों को नॉलेज है वो एक बार कांटेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट द टेक्निकल डिपार्टमेंट। ओके, आई एम अपलोडिंग द टूडेज हैंड आउट
अंदर सारी बातें हैं। आज का हैंडआउट मैं आपके एलन प्लस पे अपलोड कर रहा हूं। सभी लोग एक बार मुझे देखकर वेरीफाई करके बता दें कि सभी लोगों को मिल गया क्या। प्लीज सभी लोग वेरीफाई करके एक बार मुझे बता दें कि सभी लोगों को मिल गया है क्या। एलन प्लस में मैंने हैंडआउट दे दिया है। अच्छा, एक चीज अभी एक बच्चे ने मुझे और बताया है, जिन लोगों के पास सीसेट नहीं है कोई टेंशन नहीं है, कंप्लीट रेप्लिका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम सारा मटेरियल आपको एलन प्लस पे भी मिला हुआ है। तो अगर जिनके पास सीसेट नहीं है वो एलन प्लस पे जो मटेरियल है वो यूज कर ले, सेम मटेरियल आपको एलन प्लस में मिला हुआ है। तो अगर आपके पास एलन प्लस है तो आपको सीसेट की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे आप में से कहा है, किसी ने कहा है। एक बार सभी लोग मुझे बताते हैं एलन प्लस पे क्या सभी लोगों को हैंडआउट मिल गया है क्या? क्या सभी लोगों को एलन प्लस पे हैंडआउट मिल गया है क्या? ओके, उसके अंदर सब है बेटा, होमवर्क भी उसी के अंदर है। यही हैंडआउट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं ये हैंडआउट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर दूंगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर सभी लोगों को थोड़ा मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर और मजेदार होने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है जी। ईच एंड एवरीवन बी सेफ, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन रखें, ठीक है। एक्चुअली आज हल्का हल्का फीवर मुझे भी इसलिए है क्योंकि मैं भी एक्चुअली कंप्लीटली वेल नहीं हूं, क्योंकि मैंने कल ही वैक्सीनेशन अपना करवाया है। तो मैंने कल अपना वैक्सीनेशन करवाया तो मुझे भी हल्का हल्का सा फीवर आ रहा है, बट आई थिंक सभी लोगों को मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।